हेलो ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम मौलिक अधिकारों में से जो दूसरा मौलिक अधिकार है यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसका जिक्र हमारे संविधान के 4 अनुच्छेद जो कि 19, 20, 21 और 22 इनमें स्वतंत्रता के अधिकारों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता या स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इसलिए संविधान के द्वारा नागरिकों को अन्य जो है विविध प्रकार की स्वतंत्रताएं उसके द्वारा दी गई है। और इस संबंध के अंदर अगर हम देखें तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन इनमें से 6ठी स्वतंत्रता जो थी वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी। और उसे जब संविधान के कुछ समय बाद जब राष्ट्र निर्माण के समय कुछ कार्य करने की आवश्यकता पड़ी तो कुछ व्यवधान आए, जिसके कारण उन व्यवधानों को दूर करने के लिए 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया था। और अब आर्टिकल 19 के अंदर नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। आइए हम विचार करते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, इसके अंतर्गत कई अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस जो है, प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक माध्यम है और इसी कारण से प्रेस की स्वतंत्रता भी इस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर शामिल है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र काफ़ी व्यापक था और देखा गया कि अपमान, लेख और वचन, न्यायालय अपमान, शिष्टाचार या सदाचार पर अनेक तरीके से आघात करना और राज्य की सुरक्षा के हित में भी जो है इसे सीमित किया जा सकता था और ऐसा किया भी गया है, क्योंकि प्रारंभ में देखा गया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ स्थानों पर लोगों के माध्यम से जो है दुरुपयोग किया गया और इस दुरुपयोग के कारण से धीरे धीरे अन्य संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से और कुछ रूप में जो है न्यायालय के द्वारा भी इसको सीमित किया गया ताकि इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। जैसा कि संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और भी अधिक सीमित किया गया और अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हम अगर देखें तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्व संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय का अपमान, मानहानि और अपराध के लिए उत्तेजित करना, ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके आधार पर राज्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इसी तरह 1963 के 16वें संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उसकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। प्रेस जो है, जो मीडिया है, वो भी विचार और अभिव्यक्ति का ही एक साधन माना जाता है। मुंबई हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 1988 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है और न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के अंदर विशेष तौर पर बातचीत, इंटरव्यूज़ और इसी तरह के कार्यक्रमों के अंदर यदि बिना किसी कानूनी आधार के कोई काट-छाँट की जाए तो इस प्रकार की कार्यवाही को अवैध घोषित किया जा सकता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 10 फरवरी 1995 के एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की अधिकार में शिक्षित करने और सूचना देने, मनोरंजन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। खेल कूद की जो गतिविधियां हैं उनके प्रसारण का अधिकार भी इसमें शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी कहा कि भारतीय आकाश पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य एजेंसियों के प्रसारण जो है उनके अधिकार की कुछ सीमाएं हैं राज्य हित को देखते हुए और इसी तरह के अन्य हितों को ध्यान में रखते हुए। अब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अन्य अनेक स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं। जैसे कि हम देखें कि अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता लोगों को दी गई है।
व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के साथ सभा का या सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है, ऐसी स्वतंत्रता लोगों को दी गई है। और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी लेकिन असीमित नहीं है, इस पर भी राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। जैसा कि हम सामान्यतः देखते हैं कि इस तरह के आंदोलन या प्रदर्शन कई बार उग्र रूप धारण कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसी संभावना होने पर भी राज्य इस तरह के आंदोलनों को जो है सीमित कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्तियों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता भी दी गई है। संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन ही है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उन पर लगा सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता के आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण अक्सर कर लेते हैं जिनके माध्यम से षड्यंत्रकारी गतिविधियां या शांति को जो है समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो इस कारण से ये जो निर्माण की अनुमति है, इन पर भी प्रतिबंध परिस्थितियों को देखते हुए लगाया जा सकता है। व्यक्तियों को भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। एक नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में घूम सकता है। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित एवं अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। यानी ये जो स्वतंत्रता है, ये बिल्कुल निर्बाध या नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है। राज्य हित में, व्यक्तियों के हित में ऐसा इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति, यहाँ का नागरिक आवास निवास की उसे स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या फिर अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर जाकर बस सकते हैं। साथ ही भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान के द्वारा की गई ये व्यवस्था जो हमारी इकहरी नागरिकता है उसके नितांत अनुरूप है, क्योंकि इकहरी नागरिकता का मतलब है संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता, और संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता का मतलब है कि ऐसा नागरिक देश के किसी भी हिस्से के अंदर जाकर भ्रमण कर सकता है और वहाँ रह सकता है। किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित में और अनुसूचित जाति जनजातियों के हित में इन पर उचित प्रतिबंध उसके द्वारा लगाया जा सकता है, जैसा कि अन्य स्वतंत्रताओं के संबंध में राज्य के द्वारा किया जाता है। नागरिकों को अधिकार है कि वृत्ति और उनकी यूँ कहें कि उपजीविका या उनके कारोबार की स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। स्वतंत्रता के संबंध में संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को अपनी वृत्ति करने यानी कामकाज करने, उपजीविका और व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, या फिर यूँ कहें कि किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण या फिर आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में भी राज्य हित को देखते हुए राज्य ऐसा उसको अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा प्रदान की गई जो ये स्वतंत्रताएं हैं वो असीमित नहीं है और इनमें से प्रत्येक पर प्रतिबंध लगा दिए गए। संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा इन प्रतिबंधों की उसमें भी आलोचना की गई थी, जैसे कि प्रोफेसर केटी शाह ने कहा कि वास्तव में 19वां अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई ये स्वतंत्रताएं इतनी संदेहपूर्ण हो गई हैं कि इन स्वतंत्रताओं की खोज करने के लिए दूरबीन का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार सरदार हुकुम सिंह और कुछ अन्य सदस्यों का ये मानना था कि ये बात लगभग सही है, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन विद्वान व्यक्तियों के इन तर्कों के बावजूद भी अगर हम देखें तो ऐसे में स्वतंत्रता की बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक सभ्य समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को असीमित रूप से कोई भी अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसा करना हम कहें कि नकारात्मक अधिकार और नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इन प्रतिबंधों के होते हुए भी ये स्वतंत्रताएं इस दृष्टि से सुरक्षित हैं कि इन स्वतंत्रताओं पर केवल युक्तियुक्त प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं, और प्रतिबंध की युक्तियुक्तता और उसका औचित्य का जो निर्णय है वो न्यायालय करता है। हम देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति हमेशा पर्याप्त सजग रहे हैं, और समय समय पर न्यायालयों ने व्यक्तियों के अधिकारों को और स्वतंत्रताओं की रक्षा को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अपना हस्तक्षेप भी समय समय पर किया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उसके अंदर शामिल दूसरा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 20, जो कि अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है नागरिकों को।
अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध के अंदर अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी जीवन की जो सुरक्षा है उसे समाप्त कर दे। राज्य भी ऐसा कर सकता है, किंतु केवल एक ही शर्त पर कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर यदि वो उसके साथ ऐसा करना आवश्यक है तभी वो ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जीवन के अधिकार में, व्यक्ति के इस जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी शामिल है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक इम्पोर्टेंस दी गई और अब हम देखते हैं कि आपातकाल में यानी इमरजेंसी में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस अधिकार को समाप्त या सीमित अब नहीं किया जा सकता है। यानी अब ये अधिकार जो है और भी अधिक मजबूत हो गया है। स्वतंत्रता के अधिकारों के अंदर जो अनुच्छेद 22 शामिल है, उस अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि बंदीकरण की अवस्था में भी व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह के अंदर अब नहीं रखा जाएगा। उसके वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार उसे प्राप्त होगा। बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का जो समय है वो शामिल नहीं किया गया है। उसके अतिरिक्त 24 घंटे उसे इस 24 घंटे के अंदर उसे निकटस्थ जो न्यायाधीश है उसके सामने उपस्थित किया जाएगा। आर्टिकल 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे और वो है विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया गया है। वो दो प्रकार के अपराधी वो हैं जो कि पहला शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो हमारे नागरिक हैं उन पर बंदीकरण की अवस्था में उन्हें संरक्षण संविधान के माध्यम से प्राप्त होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में, उसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं उसके जीवन की सुरक्षा के संबंध में स्वतंत्रता और साथ ही बंदीकरण की अवस्था में उसे संरक्षण प्राप्त है। इस तरह की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को हमारे संविधान में दी गई हैं।